हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुबह आईएएस की आज की हमारी क्लास में। तो आज की क्लास भारतीय संवैधानिक इतिहास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम ऐसे 2 अधिनियमों का अध्ययन करेंगे जिन्होंने भारत की शासन व्यवस्था और राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज हम केवल 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम जिसे मार्ले मिंटो सुधार और तथा 1919 का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पढ़ेंगे। तो इस कक्षा में हम केवल प्रावधान याद नहीं करेंगे बल्कि यह समझेंगे कि इस अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी, ब्रिटिश सरकार की क्या मंशा थी, भारतीयों की प्रतिक्रिया कैसी रही, इनकी प्रमुख विशेषताएं और कमियां क्या थी, इन दोनों अधिनियमों में क्या अंतर है, यही समझ यूपीएससी और पीसीएस की परीक्षा में सही उत्तर लिखने की सबसे बड़ी चुनौती होती है। और इसके जो है कि बहुत सारे पीवाई जो प्रीलिम्स में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए मेरी आप सभी से यही अपेक्षा है कि आज की क्लास को शुरू से अंत तक पूरे ध्यान से पढ़िए और नोट्स बनाइए। प्रत्येक बिंदु को समझने का प्रयास कीजिए। यदि 1909 और 1919 के अधिनियम अच्छी तरह समझ में आ गए तो आगे 1935 के भारतीय शासन अधिनियम को संविधान को समझना, संवैधानिक विकास को समझना बहुत ही आवश्यक हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार रिफॉर्म, मार्ले मिंटो सुधार या मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इसका परिचय देखते हैं। सबसे पहले तो भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है और यह अधिनियम 1919 में पारित किया गया। इस समय लॉर्ड मार्ले भारत के सचिव थे तथा लॉर्ड मिंटो द्वितीय भारत के वायसराय थे। इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो कैसे शुरुआत हुई इसकी, कहां से निकल कर आया, तो देखिए 1905 में बंग भंग के विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुए थे। भारतीयों ने प्रतिनिधित्व में वृद्धि तथा प्रशासन में भागीदारी की मांग तेज कर दी थी। भारत सरकार ने इन मांगों को मानने के उद्देश्य से मार्ले मिंटो सुधार लागू किया। अब मार्ले मिंटो सुधार के प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं, इनको देख लेते हैं। तो केंद्रीय तथा जो प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया। पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई। केंद्रीय विधान परिषदों की संख्या बढ़ाई गई। केंद्र में अधिकतम 60 सदस्य हो सकते थे। सदस्यों को पहली बार बजट पर चर्चा करने, प्रश्न पूछने तथा पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार सीमित कर दिया गया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार भारतीय सदस्य नियुक्त किए गए। जैसे सबसे पहले थे सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, पहले भारतीय सदस्य बने। वे बिहार से संबंधित थे। वे बिहार से संबंधित थे। प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया, जबकि केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी बहुमत बना रहा। विधान परिषदों में निर्वाचन की व्यवस्था का विस्तार किया गया। प्रत्यक्ष चुनाव की पूर्ण व्यवस्था नहीं थी, मताधिकार सीमित था। ध्यान दें, यह अधिनियम भारतीयों की बढ़ती राजनीतिक चेतना को शांत करने तथा प्रशासन में उनकी सीमित भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया था। अब देखते हैं मार्ले मिंटो सुधार की जो यानी भारत परिषद अधिनियम 1919 है, उसकी प्रमुख कमियां कौन कौन सी थी। तो मुसलमानों के लिए तो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को संस्थागत आधार दे दिया और केंद्र में सरकारी ऑफिशियल सदस्यों का बहुमत बना रहा। भारतीयों को उत्तरदायी यानी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्राप्त नहीं हुआ। गवर्नर जनरल और गवर्नरों की शक्तियां लगभग यथावत वैसे ही बनी रही। अब इस अधिनियम का इम्पोर्टेंस क्या था, महत्व क्या था। पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया। सदस्यों को बजट पर चर्चा करने, प्रश्न पूछने, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार एक भारतीय जो सदस्य थे सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को नियुक्त किया गया। इतना सारा जो है कि इसकी इम्पोर्टेंस है। और परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अधिनियम कौन सा था, भारत परिषद अधिनियम 1909। लोकप्रिय नाम क्या था, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। भारत सचिव लॉर्ड मार्ले, वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय।
सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था कि मुसलमानों के लिए जो है कि पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो यह अधिनियम भारतीयों की राजनीतिक चेतना को शांत करने तथा उन्हें प्रशासन में सीमित भागीदारी प्रदान करने के उद्देश्य से लाया गया, जैसा कि आप सब जानते हैं। अब हम शुरू करते हैं इसी क्रम में भारत शासन अधिनियम 1919। अगला अधिनियम है भारत शासन अधिनियम। देखिए, इतना समय नहीं है कि हम आपको जो है कि एक एक चीजें बताते चले, इसीलिए नोट्स में सारी चीजें आपको राइट डाउन की गई हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी पढ़ते चले और जो है कि आगे बढ़ते चले और धीरे धीरे करके आपका जो पॉलिटी खत्म हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर रेगुलर क्लास करते रहिए, रेगुलर जो है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, पीवाईक्यू देखते रहिए, तो आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। इसका परिचय सबसे पहले देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के आधार पर 1919 का अधिनियम पारित किया गया था। यह अधिनियम 1921 से लागू हुआ। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीयों को शासन में भागीदारी देना और ब्रिटिश शासन की मजबूती बनाए रखना। और इसका मुख्य प्रावधान कौन कौन सा था? मुख्य प्रावधान कौन कौन से किए गए थे? तो सबसे पहले देखते हैं, इस अधिनियम को 1921 में लागू किया गया। केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों का विभाजन किया गया इसी अधिनियम के माध्यम से। केंद्रीय विषय की बात करें तो संघ सूची और प्रांतीय विषय की बात करें तो प्रांतीय सूची। और संघ सूची के अंतर्गत जैसे रक्षा, विदेश मामले आदि, और प्रांतीय सूची के अंतर्गत शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य इत्यादि को देखा जाता था। और प्रांतों में जो है कि डायरकी की व्यवस्था लागू की गई और प्रांतीय प्रशासन को दो भागों में बांटा गया, जैसे कि आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय की बात करें तो गवर्नर एवं उनकी कार्यकारिणी के नियंत्रण में था, जैसे पुलिस, न्याय, भूमि, राजस्व आदि। और मंत्रियों के नियंत्रण में जो था विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे, जैसे शिक्षा का विषय, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन इत्यादि। तो ये जो है कि दो विषय थे। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या था इस अधिनियम का महत्वपूर्ण अगला पॉइंट? तो देखिए, केंद्र में पहली बार जो है कि द्विसदनी विधानमंडल की स्थापना की गई। जैसे सबसे पहला था काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्य परिषद, जिसे उच्च सदन के नाम से जाना गया। और लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधानसभा, जिसे निम्न सदन के नाम से जाना गया। और प्रत्यक्ष चुनाव की बात करें तो प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था प्रारंभ की गई है, तभी मताधिकार सीमित था। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 भारतीय सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया गया था। 3 भारतीय सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरेट का विस्तार किया गया और इसे सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपियों तक बढ़ा दिया गया। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कोई 2 बार चीजें आ गई हैं। आगे देखते हैं अब अगला पॉइंट। इस अधिनियम के अंतर्गत सीमित मताधिकार जो है कि सीमित मताधिकार दिया गया। मताधिकार जैसे संपत्ति कर, शिक्षा, सेवा, अन्य योग्यताओं के आधार पर निर्धारित किया गया, जिसे बहुत कम लोगों को मतदान का अधिकार मिला। जिससे बहुत कम लोगों को मतदान का अधिकार मिला। इस अधिनियम में लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन के गठन का प्रावधान किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई। तो यही बात वहां पे बताई गई है। यहाँ पर भी देख लेते हैं कि लोक सेवा आयोग। तो इस अधिनियम में लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई। केंद्रीय एवं प्रांतीय बजट का पृथक्करण किया गया। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट और प्रांतीय बजट को अलग कर दिया गया 1919 के अधिनियम के द्वारा। और वैधानिक आयोग की बात करें तो स्टेटूटरी जो कमीशन का प्रावधान किया गया, वैधानिक आयोग का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम में 10 वर्ष बाद भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा हेतु एक वैधानिक आयोग नियुक्त करने का प्रावधान किया गया। इसी प्रावधान के अंतर्गत 1927 में साइमन आयोग नियुक्त किया गया और जिसे 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
ध्यान दें, यह आयोग 10 वर्ष पूरे होने से पहले अर्थात 1929 में ही नियुक्त कर दिया गया था। नरेंद्र मंडल। नरेंद्र मंडल जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, 1921 में नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई। यह देशी रियासतों के शासकों की परामर्शदात्री निकाय था। इसमें देशी रियासतों के शासकों को आमंत्रित किया जाता था। इस अधिनियम का महत्व देखें तो इस अधिनियम द्वारा भारतीयों को शासन में सीमित रूप से भागीदारी दिए जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ और प्रांतों में उत्तरदायी जो शासन की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम था। और यह अधिनियम भविष्य में संवैधानिक सुधारों विशेषता 1935 के भारत शासन अधिनियम की पृष्ठभूमि बना। तो दोस्तों, दो अधिनियम तो आपके कंप्लीट हो गए। इसी क्रम में हम 1935 का अधिनियम भी देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो सबसे पहले देखते हैं, हम परिचय। परिचय में देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे विस्तृत और व्यापक संवैधानिक अधिनियम था। यह अधिनियम 1919 के अधिनियम की कमियों को दूर करने तथा भारत में उत्तरदायी शासन की दिशा में आगे बढ़ने के उद्देश्य से बनाया गया था। इस अधिनियम ने भारतीय संविधान के अनेक प्रावधानों का आधार प्रदान किया और स्वतंत्र भारत के संविधान में अनेक विशेषताएं इसी अधिनियम से ली गई थी। तो जब तक संविधान नहीं बना था तब तक जो कामकाज था सारा इसी अधिनियम के माध्यम से किया जा रहा था। तो सबसे पहले देखते हैं, पारित कब किया गया? 2 अगस्त 1935। लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 1937। कुल धाराएं 321, कुल अनुसूचियां 10। ब्रिटिश काल का सबसे बड़ा संवैधानिक अधिनियम था 1935 का अधिनियम। पृष्ठभूमि की बात करते हैं, बैकग्राउंड देख लेते हैं। इस अधिनियम की एक लंबी संवैधानिक प्रक्रिया का परिणाम था। यह अधिनियम जो था एक लंबी संवैधानिक प्रक्रिया का परिणाम था। तो सबसे पहला था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1919 के भारत शासन अधिनियम की समीक्षा के लिए 1927 में साइमन कमीशन नियुक्त किया गया था। इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए पूरे देश में इसका विरोध किया गया। नेहरू रिपोर्ट कब आई? 1928 में। भारतीय नेताओं ने अपने संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। जो नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से जो है कि संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था भारतीय नेताओं द्वारा। अब यहीं पर देखते हैं हम गोलमेज सम्मेलन। तो गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1931-32 में लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे, जिनमें भारत के संवैधानिक भविष्य पर चर्चा हुई थी, परंतु कोई ठोस परिणाम नहीं निकला था। अब श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर 1933। तो गोलमेज सम्मेलन के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए संवैधानिक प्रस्ताव वाला श्वेत पत्र प्रकाशित किया था। संयुक्त संसदीय समिति, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी, ब्रिटिश संसद की संयुक्त संसदीय समिति ने श्वेत पत्र की समीक्षा की और उसकी सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 तैयार किया गया। और इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था? 1935 का जो अधिनियम बनाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? सबसे पहले देखते हैं कि भारत में संघीय शासन की स्थापना करने का प्रयास और प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान करना, प्रशासनिक सुधार करना, सीमित उत्तरदायी शासन देना और ब्रिटिश हितों की सुरक्षा बनाए रखना, इनका जो है कि उद्देश्य था। अब आगे का पॉइंट देखते हैं, क्योंकि यह अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट था और इस अधिनियम के बहुत सारे जो है कि उद्देश्य थे, बहुत सारी विशेषताएं थी। अगले पॉइंट में देखते हैं हम, अधिनियम के उद्देश्य क्या थे?
देखो, भारत में अखिल भारतीय संघ फेडरल सिस्टम की स्थापना करना, प्रांतों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना, प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बनाना और ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की रक्षा करते हुए भारतीयों को सीमित उत्तरदायी शासन देना। अब देखते हैं यहाँ इनकी प्रमुख विशेषताएं भाग एक के अंतर्गत क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन। इस अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसमें दो प्रकार की इकाइयां शामिल थी, ब्रिटिश भारत के प्रांत और देसी रियासतें पर जो प्रिंसिली स्टेट्स। प्रांतों का संघ में शामिल होना अनिवार्य था, जबकि देसी रियासतों का शामिल होना स्वैच्छिक था। पर्याप्त देसी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया, इसीलिए यह संघ कभी भी अस्तित्व में नहीं आ सका। नहीं आ सका। अखिल भारतीय संघ की योजना व्यवहार में लागू नहीं हो सकी, क्योंकि पर्याप्त देसी रियासतों ने इसमें सम्मिलित होने की स्वीकृति नहीं दी। अब प्रांतीय स्वायत्तता की बात करते हैं, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया, जिसे 1935 के अधिनियम ने समाप्त कर दिया। जो 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन डायरकी लागू किया गया था, 1935 के अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। प्रांतों एक सेकंड को समाप्त कर दिया गया। प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई थी, परंतु गवर्नर की विशेष विवेकाधीन आरक्षित शक्तियों के कारण यह पूर्ण स्वायत्तता नहीं थी। प्रांतों में निर्वाचित जो मंत्री परिषद को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। गवर्नर के पास विशेष शक्तियां होने के कारण पूर्ण जो स्वायत्तता व्यवहारिक रूप से सीमित थी। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में उत्तरदायी शासन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना की गई। अब इसी क्रम में हम देखते हैं जो अधिनियम की विशेषताएं पार्ट टू के अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं थी। तो सबसे पहले देखते हैं कि केंद्र में द्वैध शासन। पहली बार केंद्र में एक सेकंड कुछ मिसमैच हुआ है। वो जो प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, हालांकि केंद्र में द्वैध शासन को शुरू किया गया। एक सेकंड, हाँ, इसको ध्यान से देखिए। तो प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। तो पहली बार केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान किया गया। विषयों को दो भागों में बांटा गया, जैसे आरक्षित विषय रिजर्व सब्जेक्ट और हस्तांतरित विषय ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल अपने पार्षदों की सहायता से करता था, और यह व्यवस्था कभी लागू नहीं हो सकी, क्योंकि अखिल भारतीय संघ अस्तित्व में आया ही नहीं कभी। दूसरी विशेषता देखते हैं कि शक्तियों का विभाजन, थ्री लेजिस्लेटिव लिस्ट। पहली बार विषयों को तीन सूचियों में विभाजित किया गया, संघ सूची, फेडरल लिस्ट, प्रांतीय सूची जो प्रोविंशियल लिस्ट, और कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास थी। अब देखते हैं हम इसी क्रम में अगला पॉइंट है संघीय न्यायालय की स्थापना। संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट, 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसका कार्य केंद्र एवं प्रांतों के विवादों का निपटारा तथा संवैधानिक मामलों की व्याख्या करना था। यही आगे चलकर सर्वोच्च न्यायालय की आधारशिला बना, संघीय जो कोर्ट था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका उद्देश्य मुद्रा एवं जो ऋण व्यवस्था का नियंत्रण करना।
अब अगली प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। इसमें लोक सेवा आयोग यानी संघीय लोक सेवा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया, का प्रावधान किया गया। संघीय लोक सेवा आयोग फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रावधान किया गया। प्रांतीय लोक सेवा आयोगों का प्रावधान किया गया। 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई। और यहाँ देखते हैं मताधिकार। मताधिकार का विस्तार किया गया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं दिया गया। संपत्ति कर, शिक्षा आदि योग्यताओं के आधार पर सीमित मताधिकार। पृथक निर्वाचन की व्यवस्था जारी रखी गई और विभिन्न समुदायों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। गवर्नर एवं गवर्नर जनरल की शक्तियों के बारे में देखते हैं। गवर्नर और गवर्नर जनरल की शक्तियां विशेषकर विवेकाधीन और आरक्षित शक्तियां प्राप्त थी। विधेयक रोक सकते थे, अध्यादेश जारी कर सकते थे, प्रशासन में व्यापक नियंत्रण बनाए रखा गया। अब देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान। बर्मा को भारत से अलग किया गया। सिंध को बंबई से अलग किया गया, नया प्रांत बनाया गया। उड़ीसा को बिहार से अलग कर नया प्रांत बनाया गया। तो इतनी सारी चीजें हुई 1935 के अधिनियम के माध्यम से। अब देखते हैं इस अधिनियम की कमियां क्या थी। इस अधिनियम की कमियां क्या थी। सबसे पहले देखते हैं कि पूर्ण उत्तरदायी शासन का अभाव। तो इस अधिनियम में केंद्र में वास्तविक उत्तरदायी सरकार स्थापित नहीं की गई। गवर्नर जनरल के पास व्यापक शक्तियां थी, वह ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी था, न कि भारतीय विधानमंडल के प्रति। गवर्नर एवं गवर्नर जनरल की अत्यधिक शक्तियां। गवर्नर जनरल को विशेष विवेकाधीन शक्तियां, आरक्षित शक्तियां, अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। वह मंत्रिपरिषद के सलाह के बिना भी कार्य कर सकते थे। संघीय योजना लागू नहीं हो सकी। अधिनियम के अंतर्गत अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई थी, जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें शामिल होनी थी। देशी रियासतों की स्वैच्छिक भागीदारी के अभाव में यह संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया। सीमित मताधिकार। इस अधिनियम में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं दिया गया। मताधिकार संपत्ति, कर भुगतान, शिक्षा, पद एवं आय आदि के आधार पर सीमित रखा गया। कुल जनसंख्या का केवल 10 से 14% लोगों को ही मताधिकार प्राप्त था। मताधिकार का अधिकार प्राप्त था। पृथक निर्वाचक प्रणाली की शुरुआत की गई थी, जैसा कि आप सब जानते हैं। पृथक निर्वाचक प्रणाली मुस्लिम, सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति आदि के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। इससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला और राष्ट्रीय एकता को क्षति पहुंचाई गई। अधिनियम का औपनिवेशिक स्वरूप। यह अधिनियम मूलतः ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था। वास्तविक सत्ता ब्रिटिश सरकार और गवर्नर जनरल के नियंत्रण में ही रही। अधिनियम अत्यधिक जटिल था। यह अधिनियम बहुत बड़ा और जटिल था, जिसमें 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां थी। इसे समझना, लागू करना और प्रशासन में उपयोग करना अत्यंत कठिन था। अत्यंत कठिन था। अत्यंत कठिन था। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम से लेकर 1935 के भारतीय परिषद अधिनियम तक विस्तृत अध्ययन किया। हमने इसकी पृष्ठभूमि, प्रमुख प्रावधान, विशेषताएं, कमियां और अधिनियम के बीच महत्वपूर्ण अंतर को समझा। तो परीक्षा की दृष्टिकोण से यह तीनों अधिनियम अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसीलिए आज के नोट्स का एक बार पुनरावलोकन अवश्य करें, मुख्य तथ्यों को याद करें। अगली कक्षा में हम भारतीय संवैधानिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण अधिनियमों में से एक 1947 के अधिनियम को देखेंगे, जो कि हमारा लास्ट अधिनियम रहेगा। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए, पीवाईक्यू देखिए। मिलते हैं अगली क्लास में आपसे। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें।